हेलो बच्चा लोग, वेलकम टू न्यू सेशन। तो आज हम करने वाले हैं हमारा केमिकल रिएक्शंस ऑफ एल्कीन का दूसरा लेक्चर, जिसमें हम डिस्कस करेंगे हमारा इलेक्ट्रोफिलिक रिएक्शंस को। इलेक्ट्रोफिलिक रिएक्शंस में बच्चा हम जनरली दो टाइप के रिएक्शंस देखेंगे, जिसमें हम एक टाइप की रिएक्शन को ज़्यादा डीपली स्टडी करेंगे। ठीक है। अब देखो, इलेक्ट्रोफिलिक रिएक्शंस भी दो तरीके की होती हैं। एक होती है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन और एक होती है इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन। तो टाइम ना वेस्ट करते हुए मैं नोट्स पे चलता हूँ सीधा। आप साथ साथ में स्क्रीनशॉट्स लेते जाना, प्रिंट आउट्स निकलवाना एंड क्या करना, उन प्रिंट आउट से ही पढ़ना। ठीक है। क्योंकि लिखने में आप टाइम बर्बाद करोगे, उससे बेटर है कि आप रिवीजन जो है डायरेक्ट इन्हीं नोट्स से कर लीजिए। ठीक है। चलिए जी। अब इलेक्ट्रोफिलिक रिएक्शन के लिए बच्चा मैं स्टूडेंट्स को एक बहुत ही अच्छे एग्जांपल देता हूँ। सो फॉर अ केस मान लो कि हम एक पार्क में हैं। ठीक है। आप वीडियो देख रहे हो, आप पार्क में हो। चार स्टूडेंट्स हैं जो मुझे जानते हैं। ठीक है। आप उनमें से एक हो। चार स्टूडेंट्स हैं जो मुझे जानते हैं। अब आपने देख लिया कि सर पार्क में जॉगिंग कर रहे हैं। ठीक है, मैं पार्क में जॉगिंग कर रहा हूँ। अब मैं थक गया। ठीक है। तो मैं देखा कि बेंच के ऊपर तो यार चार लोग बैठे हैं, और उस बेंच के ऊपर क्या है, बैठने की कैपेसिटी भी सिर्फ चार लोगों की है, मतलब चार लोग ही उस बेंच के ऊपर बैठ सकते हैं। तो आपने क्या किया, क्योंकि आप मुझे जानते हो, आपने क्या किया कि सर आप मेरी जगह पर आके बैठ जाओ, मैं वैसे भी जाने वाला हूँ। ठीक है। आपने मुझे ऐसा कहा। तो आप मुझे अपनी जगह पर बिठा के चले गए। ठीक है, खुद आप चले गए और मैं आपकी जगह पे आके बैठ गया। बेंच की कैपेसिटी चेंज हुई? नहीं। बेंच पहले भी चार लोगों को ही बिठा सकता था, अभी भी बेंच के ऊपर चार लोग ही बैठ सकते हैं। ठीक है। पर अब बेंच के ऊपर कितने लोग बैठे हैं? पहले चार लोग बैठे थे, अब भी चार लोग बैठे हैं। फर्क क्या हुआ कि आपकी जगह मैं आकर बैठ गया। ठीक है। इसे बोला जाता है बच्चा सब्स्टिट्यूशन। ठीक है, इसे बोला जाता है सब्स्टिट्यूशन। जैसा गेम्स में होता है। ठीक है, आप अगर कबड्डी वगैरह देखते हैं तो एक सब्स्टिट्यूट प्लेयर को रखा जाता है कि अगर इन केस कोई प्लेयर इंजर्ड हो जाए, ठीक है, या फिर कोई रिप्लेसमेंट चाहिए हो, तो प्लेयर बदले जाते हैं, उसे कहा जाता है आपका सब्स्टिट्यूशन। ठीक है। तो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस भी इसी तरीके से काम करती हैं। ठीक है। अब वही सेम बेंच का एग्जांपल लेते हैं, सारा वही पार्क वाला हमारा सिनेरियो ले लेते हैं कि आपने क्या किया। जॉगिंग करके मैं आ रहा था, वही सेम चीज, मैं जॉगिंग करके आ रहा था। आपने मुझे देख लिया। अब आपने क्या किया कि आप थोड़े थोड़ा सा ना टाइट होके बैठ गए सभी लोग। ठीक है। आप क्या हो गए, थोड़ा थोड़ा टाइट होके बैठ गए कि सर हमने आपके लिए जगह बनाई है, आप थक गए हो, आप आके बैठ जाओ। तो हम पांच लोग अब कैसे बैठे हैं, एडजस्ट होके बैठे हैं ना। इसे बोला जाता है एडिशन। क्या मेरे आने की वजह से कोई बंदा उठ के गया? नहीं। हमने क्या किया, आपने मुझे ऐड कर लिया अपने में। ठीक है, आपने मुझे क्या किया, अपने में ऐड कर लिया, तो अब उस बेंच के ऊपर पांच लोग बैठे। इसे बोला जाता है एडिशन रिएक्शन। अब आपके सामने यहाँ पर देखिए, मैंने एक एक्स वाई नाम का रिएजेंट लिया हुआ है और यहाँ पर मेरा क्या है, एक एल्कीन है। इस एक्स वाई रिएजेंट में मान लीजिए जो मेरा पॉजिटिव एंटिटी है वो क्या है, एक्स, और नेगेटिव एंटिटी क्या है, वाई। ठीक है। अब देखिए, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है, तो सब्स्टिट्यूशन में क्या होगा, ये जो x है, जो कि क्या है, पॉजिटिव है, ये किसी एक हाइड्रोजन की जगह पे सब्स्टिट्यूट हो जाएगा, और वो हाइड्रोजन H पॉजिटिव की फॉर्म में निकल जाएगा। H पॉजिटिव की फॉर्म में निकला है तो Y नेगेटिव के साथ जुड़ के वो YH की फॉर्म में रिमूव आउट हो जाएगा, और एक हाइड्रोजन की जगह पे X लग जाएगा। दिस इज कॉल्ड सब्स्टिट्यूशन। हमने हाइड्रोजन की जगह पे एक्स को बिठा दिया। ठीक है, यहाँ पर एक्स हेलोजन नहीं है। ठीक है, मैं पहले क्लियर कर देता हूँ, एक्स हेलोजन नहीं, मैंने कुछ भी ऐसे रैंडमली अल्फाबेट ले लिया है, आप ए बी करके कुछ भी अपने हिसाब से एज्यूम कर सकते हैं। तो एक्स क्या हुआ, तो एक्स हमने हेलोजन हाइड्रोजन की जगह पे बिठा दिया। ठीक है, हाइड्रोजन की जगह पे बिठा दिया, दिस इज सब्स्टिट्यूशन। अब मैंने इस एक्स वाई को मान लीजिए अगर एडिशन रिएक्शन में उतार रहा हूँ, तो एडिशन रिएक्शन के केस में क्या होगा, ये जो आपकी पॉजिटिव एंटिटी है और ये जो आपकी नेगेटिव एंटिटी है, ये दोनों ही कंसेक्यूटिव कार्बन एटम्स पर ऐड हो जाएंगी। यानी कि इनके आने की वजह से रिमूवल किसी चीज का नहीं होगा। ठीक है, देखो यहाँ पर एक्स आ गया, उसके एडजेसेंट कार्बन एटम पे वाई आ गया। क्या कोई बॉन्ड रिमूव हुआ? बॉन्ड इन द सेंस ये यहाँ पर जैसे हाइड्रोजन हाइड्रोजन लगे हैं और यहाँ पर भी कोई ग्रुप्स लगे होंगे, क्या इनका कोई रिप्लेसमेंट हुआ? नहीं। क्या इनमें से कोई हटा? नहीं। कौन टूटा? बीच में से ये पाई बॉन्ड टूट गया। ठीक है, बीच में से ये पाई बॉन्ड टूटा। तो जब आपके बिना किसी को सब्स्टिट्यूट किए क्या होता है, बिना किसी को सब्स्टिट्यूट किए एडिशन कराई जाए, उसे बोला जाता है आपका एडिशन रिएक्शन। क्लियर है इतनी बात? चलिए जी।
अब अगली बात करते हैं हमारा इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन के बारे में। तो वही जो पॉइंट्स आपको जनरली मैंने एक्सप्लेन किए हैं कि क्या होगा, वन सिग्मा बॉन्ड जो है वो ब्रेक होता है एंड अ न्यू सिग्मा बॉन्ड इज फॉर्म बिटवीन वन ऑफ द डबल बॉन्डेड कार्बन एटम्स एंड क्या होता है इसको एंड द इलेक्ट्रोफाइल इज फॉर्म्ड। अब बच्चे ध्यान से मेरी बात समझो, नेक्स्ट पॉइंट के बारे में मैं बात करने वाला हूँ, क्योंकि यहाँ पर सिग्मा बॉन्ड ने ही टूटना है और सिग्मा बॉन्ड ने ही फॉर्म होना है। यहाँ पर आपका कार्बन और हाइड्रोजन के बीच का बॉन्ड ब्रेक हुआ था और कार्बन और एक्स के बीच का बॉन्ड बना था, यानी कि सिग्मा बॉन्ड ही ब्रेक हुआ, सिग्मा बॉन्ड ही बना। तो एनर्जी डिफरेंस कुछ खास नहीं है, क्योंकि दोनों के दोनों ही क्या है, सिग्मा बॉन्ड्स हैं। तो यहाँ पर हमें उतना ज्यादा एनर्जी का डिफरेंस देखने को नहीं मिलता। अब एनर्जी का डिफरेंस नहीं देखने को मिलता तो जाहिर सी बात है कि जब ये प्रोसेस चल रहा होगा हमें उतनी ज्यादा एनर्जी बाहर रिलीज होते हुए नहीं दिख रही होगी। ठीक है, उतनी ज्यादा एनर्जी बाहर रिलीज होते हुए नहीं दिख रही होगी। तो यहाँ पर नेक्स्ट पॉइंट पे आप ध्यान से देख सकते हैं कि as the bond energy of the sigma carbon hydrogen and sigma carbon x bond formed are not much different, यानी कि इनके में इतना डिफरेंस नहीं आ रहा है। therefore the electrophilic substitution reaction are not accompanied by the large energy changes। ठीक है, यानी कि इसके अंदर हमें लार्ज एनर्जी चेंजेस नहीं देखने को मिलेंगे। ये क्या निकली आपकी इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन निकली। अब हम देखने वाले हैं हमारा इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन। अब इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन पहले तो समझो कि यहाँ से क्या है। यहाँ पर देखो, क्या इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन में आपको एक चीज दिख रही है, हमने यहाँ पर पाई बॉन्ड ब्रेक किया और दो सिग्मा बॉन्ड बनाए हैं। ठीक है, पाई बॉन्ड ब्रेक किया और दो सिग्मा बॉन्ड बनाए हैं, यानी कि बच्चा कॉमन सेंस लगा के देखना, पाई बॉन्ड की ब्रेकिंग हुई है और सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन हुआ है। पिछले में क्या हो रहा था, सिग्मा टूटा सिग्मा बना, तो एनर्जी डिफरेंस नहीं आ पाया था उसमें। लेकिन अब पाई टूट रहा है और सिग्मा बन रहे हैं, यानी कि अब हमें एक अच्छा खासा एनर्जी गैप देखने को मिलेगा। ठीक है, यानी कि इस रिएक्शन में एक अच्छा खासा एनर्जी का रिलीज जो है वो इस रिएक्शन को एकम्पनी करेगा। वही चीज हम यहाँ पर देखते हैं। देखिए जी, वन वीक पाई बॉन्ड जिसका बॉन्ड एनर्जी कितना है 251 किलो जूल्स पर मोल इज ब्रोकन एंड दो स्ट्रॉन्ग सिग्मा बॉन्ड्स जिनका एनर्जी कितना होता है 2 इंटू 347। ठीक है, एक सिग्मा बॉन्ड को तोड़ने की एनर्जी 347 होती है यहाँ पे, तो दो के लिए कितनी हो जाएगी 694 किलो जूल पर मोल। ठीक है, इतना एनर्जी फॉर्म हो गया है। यानी कि जब मैं ओवरऑल रिएक्शन देखूं जो इस रिएक्शन के अकम्पनी कर रही है, जो इस रिएक्शन को कह लो कि एक सहारा दे रही है, जब मैं ओवरऑल उस एनर्जी का कैलकुलेशन करूंगा इनको माइनस करके, तो मुझे मिलता है 443 किलो जूल्स पर मोल। 443 किलो जूल्स पर मोल यानी कि एक बहुत ही हाई अमाउंट ऑफ एनर्जी जो है वो इस रिएक्शन को एकम्पनी कर रही है। ठीक है, इस रिएक्शन को सपोर्ट कर रही है, यानी कि इस रिएक्शन से हमें इतना एनर्जी मिल रहा है। ठीक है, कितना 443 किलो जूल्स पर मोल। तो ये क्या है, तो इनको सिंपल वर्ड में हम ऐसे बोलेंगे कि ये जो आपका इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन है ये एनर्जेटिकली मोर फेवरेबल है देन इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। अब वही बात जैसा मैंने बताया कि इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन जो है और इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन जो है इसमें से हम ज़्यादा प्रेफरेंस इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शंस को देते हैं। रीज़न आपको पता चल चुका है कि इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन में हमारे पास एनर्जी जो थी वो उतना नहीं मिल पा रही थी, लेकिन इसके अंदर हमें एनर्जी अच्छे खासे लेवल पे मिल रही है। कितनी मिल रही है 443 किलो जूल्स पर मोल, याद रखना। ठीक है, चलिए बच्चा, अब हम सबसे पहले हमारी इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन देखते हैं, दैट इज द एडिशन ऑफ हेलोजन। हेलोजन कैसे बच्चा आप जानते हैं। ठीक है, आप क्लोरीन और ब्रोमीन को रेडिली ऐड करवा सकते हैं किसके अंदर, ठीक है, रेडिली ऐड हो जाते हैं आपके किसी भी एल्कीन के अंदर, क्या बनाने के लिए, डाई हेलो एल्केन्स। ठीक है, डाई हेलो एल्केन्स यानी कि जिनमें दो हेलोजन एटम्स होंगे। अब बच्चा जनरली यहाँ पर हमको विसिनल डाईहेलाइड्स मिलते हैं। ठीक है, क्या मिलते हैं, विसिनल डाइहैलाइड्स मिलते हैं, वो भी मैं समझाऊंगा क्यों। ठीक है, एक क्योंकि ये एक एंटी एडिशन प्रोसेस होता है। ठीक है, धीरे धीरे समझेंगे कि एंटी एडिशन रिएक्शन क्या होती है। आप सिर्फ अभी इतना समझिए कि मेरे पास ये इथीन था, मैंने Br2 रखा इन द प्रेजेंस ऑफ CCl4 कार्बन टेट्राक्लोराइड, तो ये क्या बन गया 1,2 डाइब्रोमो इथेन बन गया। उसके बाद नेक्स्ट आप प्रोपीन देखिए, प्रोपीन में मैंने Cl2 ऐड करवाया इन द प्रेजेंस ऑफ ईथर, ये क्या बन गया 1,2 डाइक्लोरो प्रोपेन बन गया। ठीक है, ये रिएक्शन हम बहुत पहले से जानते हैं। चलिए अब इसके मैकेनिज्म पे धीरे धीरे करके बात करेंगे। ठीक है, हाँ, मैकेनिज्म से पहले एक बड़ा जरूरी पॉइंट रह गया बच्चा, ब्रोमीन का जो कलर होता है Br2 का,
वो कैसा कलर होता है उसका? ऑरेंज रेड कलर होता है, ठीक है, ऑरेंज रेड कलर होता है। अब मान लीजिए कि मैंने किसी एल्कीन के अंदर ब्रोमीन को ऐड करवा दिया, Br2 को एडिशन करा दिया उसका, तो क्या होगा? जो ब्रोमीन का कलर है वो डिस्चार्ज होना शुरू हो जाएगा, ठीक है। यानी कि जब मैं किसी एल्कीन या फिर कह लो कि किसी अनसैचुरेटेड कंपाउंड के साथ उसे रिएक्ट कराऊंगा, ठीक है, उसमें एडिशन कराऊंगा, तो क्या हो जाएगा? उसका कलर डिस्चार्ज होना शुरू हो जाएगा, यानी कि वो ऑरेंज रेड से कलरलेस में जाना शुरू हो जाएगा। इसीलिए इसको एक टेस्ट के तौर पे यूज किया जाता है। टेस्ट कैसे? मान लीजिए मैंने आपके सामने एक बीकर रखी, उसमें मैंने लिख दिया ए। आपको मुझे बताना है कि मैंने आपके सामने जो ए हाइड्रोकार्बन रखा है, ये सैचुरेटेड है या अनसैचुरेटेड है। तो आप क्या करोगे? उसमें Br2 ऐड करोगे। Br2 का कलर कैसा होता है? ऑरेंज रेड। अगर तो उसका कलर डिस्चार्ज नहीं हुआ, ठीक है, यानी कि अगर उसने अपना कलर नहीं छोड़ा, तो वो क्या है? सैचुरेटेड होगा, ठीक है, वो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन होगा। लेकिन बच्चा अगर उसने अपना कलर छोड़ दिया, दैट मीन्स आपका जो रिजल्ट आपको मिला, ठीक है, जो आपको प्रोडक्ट मिला, वो अगर कलरलेस है, दैट मीन्स कि वो कंपाउंड कैसा था? अनसैचुरेटेड था, ठीक है, वो कंपाउंड कैसा था? अनसैचुरेटेड था, यानी कि उसके अंदर मल्टीपल बॉन्ड्स थे, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड, ये सब थे। चलिए भाई, मैकेनिज्म के बारे में बात कर लेते हैं। तो मैकेनिज्म इसका बहुत ही सिंपल है बच्चा। मैकेनिज्म में एक चीज याद रखना, जो Br2 है वो पोलराइज्ड होता है। कैसे? यहाँ पर आपको Br2 दिख रहा होगा, एक Br के ऊपर पार्शियल पॉजिटिव का चार्ज होता है, दूसरे पे पार्शियल नेगेटिव होता है। तो जब ये बॉन्ड ब्रेक करेगा, तो ये किस फॉर्म में टूटेंगे? Br पॉजिटिव और Br नेगेटिव। क्लियर है इतनी बात? अब बच्चा ये जो Br पॉजिटिव है, ये इसके पास जाएगा, कार्बन के पास, ठीक है, डबल बॉन्डेड कार्बन एटम के पास जाएगा। क्या फॉर्म करेगा? आपका साइक्लिक ब्रोमोनियन ब्रोमोनियम आयन फॉर्म करेगा, ठीक है, एक साइक्लिक ब्रोमोनियम आयन फॉर्म करेगा, ठीक है। वो आयन आपको यहाँ पर दिख रहा होगा, ठीक है, ये दिख रहा है, दिस इज अ साइक्लिक ब्रोमोनियम आयन। इतनी बात क्लियर हुई? और दूसरा जो आपका ब्रोमीन था यहाँ पे, जिसको हमने पार्शियल नेगेटिव का चार्ज दिया था, वो क्या बन के निकल जाएगा? Br नेगेटिव, दैट इज दी ब्रोमाइड आयन, ठीक है, वो ब्रोमाइड आयन बन के निकल जाएगा। तो हमारा पहला स्टेप हमने यहाँ पर क्या सीखा कि जो आपका पोलराइज्ड ब्रोमीन है, उससे क्या बनेगा आपका? जब उसको एल्कीन के साथ आप रिएक्ट करवाओगे, तो क्या करेगा? एक साइक्लिक ब्रोमोनियम आयन बना देगा और साथ में ब्रोमाइड आयन निकल जाएगा, Br नेगेटिव। अब बच्चा सेकंड केस में हम इस Br नेगेटिव को देखेंगे। तो यहाँ पर क्या होता है? ये Br नेगेटिव जो है, ये इस साइक्लिक आयन पर अटैक करता है, ठीक है, Br नेगेटिव जो है वो इस साइक्लिक आयन पर अटैक करेगा, ठीक है। अब अटैक करते टाइम बच्चा एक बड़ी अच्छी चीज होती है, पता है क्या होता है? जब अटैक किया जाता है इस साइक्लिक आयन पे, तो जैसे मान लीजिए अगर ब्रोमीन पहला वाला जो हमने जोड़ा था, वो ब्रोमीन इसके साथ लगा है, तो नेक्स्ट वाला इस कार्बन एटम के उल्टी दिशा में लगेगा, ठीक है, उल्टी दिशा में लगेगा। आपको यहाँ पर प्रोडक्ट देखोगे तो क्लियर हो जाएगा, ये देखिए, विसिनल डाइब्रोमाइड बनना है आपका। जैसे ये Br इधर लगा है, तो डबल बॉन्ड यहाँ पर था ना सेंटर में, तो यहाँ पर इस वाले कार्बन के ऊपर की साइड पे, यानी कि अगर एक नीचे है तो दूसरा उसकी विपरीत उल्टी दिशा में लगेगा। अब बच्चा ऐसा क्यों होता है? ऐसा होता है स्टेरिक हिंड्रेंस को रोकने के लिए, क्योंकि आप जानते हैं कि कहीं ना कहीं जो दोनों के दोनों हेलोजेंस हैं, वो एक दूसरे को रिपेल जरूर करेंगे, ठीक है, दोनों के दोनों एक दूसरे को रिपेल जरूर करेंगे। तो अगर मैं एक ब्रोमीन को नीचे की तरफ और दूसरे ब्रोमीन को ऊपर की तरफ चिपका दूं, ठीक है, यानी कि उसकी ऑपोजिट डायरेक्शन में बाइंडिंग कर दूं, तो ये क्या होगा? स्टेरिक हिंड्रेंस को मिनिमाइज कर देगा। स्टेरिक हिंड्रेंस बच्चा कंफ्यूज मत होना, स्टेरिक हिंड्रेंस अगर आप कई बुक्स में ऐसा होता है कि स्टेरिक हिंड्रेंस जो होता है उसे एक सर इफेक्ट नाम से दिया होता है, ठीक है, दैट सर इफेक्ट इज SIR, ठीक है, सर वो वाला सर, ठीक है, जैसे आप सर बोलते हो ना, वो वाला सर, दैट इज स्टेरिक हिंड्रेंस इफेक्ट, ठीक है, स्टेरिक हिंड्रेंस इफेक्ट होता है। तो कंफ्यूज नहीं होना है, कंपटीशन वाली कई बुक्स में सर इफेक्ट लिखा होता है, तो दैट इज द स्टेरिक हिंड्रेंस, ठीक है। यहाँ पर क्या हो गया? आपका विसिनल डायब्रोमाइड बन गया। और कैसे बना? ब्रोमीन नीचे की तरफ, कंसेक्यूटिव कार्बन एटम, एडजेसेंट कार्बन एटम पे ब्रोमीन ऊपर की तरफ, ठीक है। इसी टाइप की एडिशन को बच्चा बोला जाता है आपका एंटी एडिशन रिएक्शन। यानी कि जब आपके दोनों यूनिट्स ऑफ द हेलोजन, ठीक है, दोनों यूनिट्स ऑफ हेलोजन कह लो या फिर जो भी आप ऐड कराना चाहते हैं, ठीक है, वो दोनों यूनिट्स डबल बॉन्ड की दो ऑपोजिट साइड पे लगे, एक डबल बॉन्ड के इधर, एक डबल बॉन्ड के इधर, वो होता है आपका एंटी एडिशन रिएक्शन। देखिए अब डबल बॉन्ड यहाँ पर सेंटर में था, ठीक है, डबल बॉन्ड कहाँ था?
यहाँ सेंटर में था। मैं आपको पिछले पेज पे करके दिखा देता हूँ, ये देखिए। अब मेन हमारा देखिए तो डबल बॉन्ड यहाँ सेंटर पे था, ठीक है। एक ब्रोमीन लगा डबल बॉन्ड की इस साइड पे, एक ब्रोमीन लगा डबल बॉन्ड की उस साइड पे, ठीक है। और कैसे लगे? ऑपोजिट इन पैटर्न लगे। सो दिस टाइप ऑफ एडिशन इज नोन एज दी एंटी एडिशन रिएक्शन, ठीक है। इसे एंटी एडिशन बोला जाता है। अब कुछ मेन पॉइंट्स के बारे में बच्चा बात कर लेते हैं। तो सबसे पहला आता है रिएक्टिविटी। हेलोजेंस का रिएक्टिविटी इसके रिस्पेक्ट में कैसा होगा? क्लोरीन सबसे ज्यादा रिएक्टिव, ब्रोमीन उससे कम, आयोडीन सबसे कम। उसके बाद नेक्स्ट आता है कि सर आपने इन तीनों में एफ को, फ्लोरीन को क्यों नहीं मेंशन किया? क्योंकि बच्चा जब हम फ्लोरीन के साथ रिएक्शन करा रहे होते हैं तो एक बहुत ही हाईली एक्सोथर्मिक प्रोसेस होता है जिसे लैब्स के अंदर कंट्रोल करना मुश्किल होता है, ठीक है। सो नेक्स्ट पॉइंट हमारा यही है कि एडिशन ऑफ F2 is an highly exothermic reaction, so it is difficult to control, ठीक है। उसके बाद तीसरा आपका, जैसे मैंने आपको बताया था कि Br2 का एडिशन एक बड़ा ही यूजफुल टेस्ट होता है अनसैचुरेशन के लिए, क्योंकि Br2 का कलर होता है ऑरेंज रेड। जैसे ही वो किसी अनसैचुरेटेड कंपाउंड के अंदर ऐड होगा, ठीक है, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन के अंदर ऐड होता है, तो वो क्या करता है? अपना कलर छोड़ देता है, डिस्चार्ज कर देता है अपने कलर को, और क्या हो जाता है? कलरलेस हो जाता है, ठीक है। वही सेम चीज हमारी यहाँ पे लिखी हुई है कि the addition of Br2 on alkenes provides a useful test for the unsaturated molecules, ठीक है, डिटेक्ट करने के लिए कि अनसैचुरेटेड है या नहीं। उसके बाद बच्चा I2। I2 का मैंने आपको बताया कि सबसे लीस्ट रिएक्टिविटी होती है विद रिस्पेक्ट टू दिस एडिशन ऑफ हेलोजन, ठीक है। लीस्ट रिएक्टिविटी क्यों होती है? क्योंकि जो I2 होता है वो रिएक्ट करता है बड़ा स्लोली, क्या बनाने के लिए? विसिनल डाइआयोडाइड, जैसा कि हर हेलोजन करता ही है। लेकिन ये क्या होता है, विसिनल डाइआयोडाइड जो होते हैं ये बहुत ही जल्दी, बहुत ही, क्योंकि बहुत ही अनस्टेबल होते हैं, तो बहुत ही जल्दी अपना I2 मॉलिक्यूल रिलीज कर देते हैं और फिर से अपने पुराने वाले एल्कीन में ही कन्वर्ट हो जाते हैं। जैसे आपको यहाँ पर दिख रहा होगा, ये मैंने क्या बनाया? आपका विसिनल डाइआयोडाइड एक बना दिया है, ठीक है। दिस इज अ विसिनल डाइआयोडाइड। अब इसमें क्या होगा? ये I2 मॉलिक्यूल जो है, क्योंकि वो इस कंपाउंड को बड़ा अनस्टेबल बना रहा है, तो इस I2 मॉलिक्यूल को फटाफट से ये कंपाउंड क्या करेगा? रिलीज आउट कर देगा, अपने से एलिमिनेट कर देगा, निकाल देगा। जब निकालेगा तो क्या बन जाएगा? यहाँ पर प्रोपीन से हमने शुरू किया था, तो प्रोपीन पे ही बात फिर से आ जाएगी, ठीक है। और I2 मॉलिक्यूल जो है वो निकल जाएगा, क्योंकि वो इस कंपाउंड को अनस्टेबल कर रहा था, ठीक है। चलिए जी, आज का लेक्चर हमारा यहीं पे हम खत्म करते हैं। उम्मीद करते हैं पसंद आया होगा। पसंद आया तो लाइक करो। अगले सेशंस की नोटिफिकेशन चाहिए, सब्सक्राइब का बटन दबा के बेल आइकन को ऑल पे सेट कर दो। चलिए, जल्दी मुलाकात होगी।